हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंडियन करेंसी यानी कि इंडियन रुपी लगातार अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कमजोर पड़ता जा रहा है और उसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते ऑपोजिशन पार्टी सरकार को लगातार क्रिटिसाइज कर रही है कि सरकार आंखें बंद कर कर बैठी है और सरकार को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक आम आदमी की जिंदगी पर इस सबसे क्या असर पड़ रहा है। तो आज के लेक्चर में यही सब समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई करेंसी जो है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमारे पास कमजोर पड़ती है और उसका अर्थव्यवस्था के ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना वीकली शेड्यूल बता दूं। हमारा वीकली शेड्यूल जो चल रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि सुबह की शुरुआत हमारे पास होती है करंट अफेयर से, जहां योगेश सर क्लास लेते हैं। फिर उसके बाद पंजाब एंटी रिवीजन क्लास है जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद डेली पीसीएस का एक टॉपिक, और इस तरह से हमारे कुछ और इनिशिएटिव्स ऑनगोइंग है। अगर आप में से कोई पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो इन इनिशिएटिव्स को फॉलो कर सकता है, और इवन आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन इनिशिएटिव्स को शेयर कर सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हमारे पास करेंसी को लेकर कि क्या हमारे पास न्यूज आई। तो देखिए, हमारे पास न्यूज कुछ इस प्रकार थी कि इंडियन रुपी जो है वो ऑल टाइम लो यानी कि 77.43 पर पहुंच गया है। अगर हम बात करें, ये सबसे अब तक की लोएस्ट वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट। यानी कि अगर आप $1 लेकर मार्केट में जाएंगे तो बदले में आपको 77.43 रुपीज मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि वैल्यू लगातार गिरती हुई जा रही है, क्योंकि कुछ समय पहले तक ये 71 72 तक चल रही थी वैल्यू। और अभी आईएमएफ की रिपोर्ट क्या बताती है? आईएमएफ की रिपोर्ट यह बताती है कि अगर इंडिया ने कुछ सही स्टेप्स नहीं लिए तो आने वाले टाइम में जो वैल्यू है वो 93 से 94 रुपीस तक पहुंच जाएगी। यानी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने कुछ सही स्टेप्स नहीं लिए तो। अब देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या है, मतलब कि हमारे पास ये जो करेंसी, इंडियन करेंसी है, वो लगातार कमजोर पड़ रही है। ठीक है, अब एक चीज पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, ये हमारे पास जो सिंबल है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन रुपी। हर कंट्री की अपनी कुछ करेंसी होती है, हर कंट्री की अपनी कुछ करेंसी होती है। जैसे टेक द एग्जांपल, अगर हम बात करें यूएस की डॉलर करेंसी है, हमारा नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश उसकी टका है, हमारी एक और नेबरिंग कंट्री चाइना उसकी करेंसी युआन या रेनमिनबी है। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है। हमारी कंट्री के लिए एक्सक्लूसिव जो सिंबल है वो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस सिंबल को हमारे पास दिया था डी उदय कुमार ने। आरबीआई ने एक ओपन कंपटीशन रखा था जिसमें कोई भी पर्सन सिंबल बनाकर भेज सकता था, और एट द एंड जो सिंबल सिलेक्ट हुआ वो डी उदय कुमार द्वारा बनाया गया सिंबल सिलेक्ट किया गया। ठीक है, तो अभी हमारी करेंसी जो है वो लगातार जो है वो कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सबसे पहली बात आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि कैसे डिसाइड होता है कि किस करेंसी की वैल्यू क्या चलेगी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं कि डॉलर से ज्यादा मजबूत पाउंड होता है जो ब्रिटेन की करेंसी है, तो पाउंड डॉलर से भी मजबूत होगा। ये कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा कि ब्रिटिश पाउंड जो है वो हमारे पास डॉलर से भी ज्यादा मजबूत होगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर आप एक ब्रिटिश पाउंड लेकर आएंगे तो आपको बदले में लगभग 100 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। तो इसका मतलब डॉलर से भी ज्यादा मजबूत है ब्रिटिश पाउंड। तो ये कौन डिसाइड करता है? तो करेंसी को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर डिसाइड करने के लिए दो सिस्टम मेनली फॉलो किए जाते हैं, और एक है उसमें से हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देगी, फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। करेंसी वैल्यू इज टू बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू कैसे फिक्स करेगी, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम लेंगे युआन का एग्जांपल, चाइना की करेंसी। तो चाइना जो है वो फिक्स मेथड पे चलता है, युआन जिसको रेनमिनबी भी बोलते हैं। तो मान लीजिए, अभी के लिए एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट ने रेट सेट किया हुआ, चाइनीज गवर्नमेंट ने, कि 1 ऑफ डॉलर इज इक्वल टू 6 ऑफ युआन। ठीक है, ये कुछ रेट है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि $1 के बदले 6 युआन मिलेंगे। अगर कोई $1 लेकर आएगा उसके बदले 6 युआन मिल जाएंगे। लेकिन फिर वाइसे वर्सा भी ट्रू होगा। वाइसे वर्सा ट्रू होने का मतलब कि अगर कोई 6 युआन लेकर आएगा तो चाइनीज गवर्नमेंट को उसको $1 देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है या नहीं? कि अगर $1 के बदले 6 युआन चाइनीज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है तो 6 युआन के बदले $1 भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई चाइनीज टूरिस्ट है या कोई चाइना का स्टूडेंट है जो हमारे पास यूएस में जाके पढ़ना चाहता है। अब यूएस में पेमेंट होगी डॉलर में,
तो वो चाइनीज गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6 युआन देकर कहेगा लाओ $1। अब हो सकता है कि बहुत सारे चाइनीज स्टूडेंट्स एक साथ बाहर जाना चाहते हो, तो उनको बहुत सारे $US की जरूरत होगी। अब ये रेट किसने सेट फिक्स किया है? अब ये रेट फिक्स किसने किया है? चाइनीज गवर्नमेंट ने। तो इसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? चाइनीज गवर्नमेंट की। अब चाइनीज गवर्नमेंट ये कब कर पाएगी? जब उनके पास बहुत सारे $US पड़े हों। जब उनके पास बहुत सारे $US पड़े हों, तो इसका मतलब $US कहां होते हैं? फॉरेक्स में। हर कंट्री का एक फॉरेक्स रिजर्व होता है। हर कंट्री का एक फॉरेक्स रिजर्व होता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब जहां पर वो फॉरेन करेंसी मेंटेन करते हैं, जनरली $US। चाइना का फॉरेक्स रिजर्व अराउंड $3 ट्रिलियन का है। चाइना के पास तकरीबन तकरीबन $3 ट्रिलियन अवेलेबल है। इतना भारी भरकम अमाउंट उनके पास कैसे आया? ये अमाउंट उनके पास आया एक्सपोर्ट से। आपको पता है कि चाइना बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, उससे उसे डॉलर मिलते हैं, और उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पहुंच गया है $3 ट्रिलियन, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। मतलब कि कहने का मतलब एक साल में हम जितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, चाइना उनको अपने फॉरेक्स रिजर्व से खरीद सकता है। इतना $US उसके पास अवेलेबल है। तो चाइना फिक्स मेथड को मेंटेन कर सकता है। तो फिक्स मेथड में हमारे पास क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी भी वैल्यू को चेंज कर सकती है। मतलब कि कल को अगर चाइनीज गवर्नमेंट चाहे तो इसको चेंज भी कर सकती है। चाइनीज गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी। इसमें वेरिएशन जो होंगी वो बहुत कम होंगी। ठीक है, तो ये होता है फिक्स मेथड, फिक्स एक्सचेंज रेट। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कंप्लीटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जो कंप्लीटली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। कैसे? डॉलर के मुकाबले रुपी की सप्लाई क्या चल रही है, उसकी डिमांड क्या चल रही है, उसके बेसिस पर ये सारा कुछ डिसाइड किया जाएगा। कहने का मतलब, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। एग्जांपल मान लीजिए कल को कोई बड़ा इन्वेस्टर, जैसे आज की डेट में सबसे फेमस पर्सनैलिटी चल रही है एलोन मस्क। एलोन मस्क अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे, उसका मूड बन गया कि चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए उसे क्या चाहिए होगा? इंडियन रुपी चाहिए होगा। तो वो क्या करेगा? वो बहुत सारे डॉलर लेके आएगा और कहेगा इनको कन्वर्ट कर दो। बहुत सारे डॉलर लेके आएगा और बोलेगा इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है। तो इससे इंडियन रुपी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। इंडियन रुपी की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बच्चों देखो, ध्यान सुनना, अगर इंडिया को बहुत सारा ऑयल खरीदना पड़ता है, इंडिया को बहुत सारा ऑयल खरीदना पड़ता है, तो ऑयल के लिए पेमेंट होती है डॉलर्स में। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? बहुत सारा रुपया लेके मार्केट में खड़ी हो जाती है और बोलती है कि हमें कोई डॉलर प्रोवाइड कर दो। तो इससे क्या हो रहा है? डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इंडिया के रुपए की अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा है, यानी कि इंडियन रुपए की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है कम। डिमांड तो डॉलर की है, डिमांड डॉलर की है, इंडियन रुपए की सप्लाई ज्यादा है, इसीलिए वैल्यू जो है वो लगातार गिरती हुई दिखाई देती है। तो इंडिया जो है वो फ्लोटिंग मेथड का यूज करता है। यहां पर जो रेट होता है वो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन सेट होता है। तो इंडियन करेंसी को गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल नहीं किया जाता, मार्केट की तरफ से कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती हुई हमें दिखाई देती है। आई गेस बेसिक आपको समझ आ गया होगा कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारे पास जो करेंसी है वो दो तरह से हमारे पास मैनेज की जाती है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग लेवल पर। उसके बाद अगर हम बात करें, स्टार्टिंग से इंडिया क्या इसी मेथड पर चल रहा है? नहीं। स्टार्टिंग में जब हमें आजादी मिली 1947 की जब मैं बात करता हूं, तो उस समय कहा जा रहा था कि $1 इज इक्वल टू, हाँ जी, ₹1। बहुत बार हमने सुना होगा कि $1 ₹1 के बराबर हुआ करता था जब भारत को आजादी मिली। अब आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पे, जब हमें आजादी मिली हम फिक्स मेथड पर चल रहे थे। फिक्स मेथड का मतलब हमने खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को फिक्स किया हुआ था, जिसको हमने 3 बार डिवैल्यू किया। डिवैल्यू करने का मतलब क्या था? उसको रुपए और डॉलर के मुकाबले कमजोर किया। क्यों किया? ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। अभी मैं वो भी समझाता हूं कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया गया। लेकिन हमारी करेंसी को डिवैल्यू कितनी बार किया गया? 3 बार। और वो 3 बार कब कब किया गया? तो सबसे पहले तो 1949 में हमने करेंसी को डिवैल्यू किया। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा 1966 और तीसरा 1991 जब एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 बार ऐसा हुआ कि हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया, और जो तीसरी बार डिवैल्यू किया वो 2 चरणों में, 2 भागों में इसको किया गया। ये क्यों किया गया? इसको एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए
1947 में ये रेट था, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यही रेट था 1947 में। इंडिया का कोई एक्सपोर्टर है, कोई व्यापारी है जो एक्सपोर्ट करता है, अगर वो $100 का एक्सपोर्ट करता था तो इस रेट पे उसे कितना पैसा मिलेगा, इस रेट पे उसे, हाँ जी, कितना पैसा मिलेगा, $100 मिल जाएंगे। तो उसने $100 का एक्सपोर्ट किया तो $100 मिल गए। लेकिन अगर ये $1 $10 के इक्वलेंट हो जाए, हम करेंसी को डिवैल्यू कर दें, तो अब उसने $100 का एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट तो वही, सामान वही बेचा, $100 ही मिले, लेकिन इंडियन रुपी में कितना हो गया, ₹1000। तो यानी कि अब एक्सपोर्टर को, व्यापारी को क्या लगेगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं, हाँ जी, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और करेंसी को मैनेज करने के लिए हमने अपनी करेंसी को 3 बार डिवैल्यू किया, 1949, 66 और 1991। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अगर चाइना चाहे तो फिक्स मेथड का यूज करते हुए चाइना ये भी कर सकता है। ये करने का मतलब लाइक कि $2 इज इक्वल टू 1 ऑफ युआन, यानी अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। क्यों? रीजन क्या है कि एक्सपोर्टर्स को नुकसान होना शुरू हो जाएगा और एक्सपोर्टर्स नुकसान नहीं झेल पाएंगे। एक्चुअली चाइना चाहता है कि वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्ट जाए वो वहीं से बनकर जाए, अल्टीमेटली वहां के लोगों को काम मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट जो है इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करती। आज भी जो रेट चल रहा है वो $1 इज इक्वल टू 6 ऑफ युआन गवर्नमेंट ने अप्रोक्सीमेटली सेट किया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको आई गेस क्लैरिटी हुई होगी इस चीज को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है, देखिए, अभी भी फिक्स रेट मेथड का यूज करता है और ये चाइनीज करेंसी है युआन। इंडिया ने 1993 में, अभी एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंडिया ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को कब अपनाया था? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को इंडिया ने कब अपनाया था? इन द ईयर 1993। 1993 से गवर्नमेंट ने मार्केट के हवाले कर दिया था कि मार्केट के थ्रू ही रेट डिसाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज रखने के लिए, आपके पास बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए, आपके पास डॉलर अबंडेंस में अवेलेबल होने चाहिए, तब जाकर आप फिक्स रेट रख सकते हो। मतलब कि अगर हमारा एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो बच्चे, हम इतना ज्यादा निर्यात करें कि हमारे पास डॉलर बहुत ज्यादा हो जाए, चाइना की तरह हमारे पास भी डॉलर अवेलेबल हो जाए, तो हम फिक्स रेट का यूज करते हुए अपनी करेंसी को कल के कल ही, हाँ जी, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करें, इस रेट पर भी सेट कर सकते हैं कि $1 इज इक्वल टू, हाँ जी, लेट्स से 10 ऑफ रुपीज ओनली, ठीक है। तो आप यहां पर सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस हिसाब से तो जो आईफोन, हाँ जी, जो 70,000 रुपए का पड़ता है वो कल को आपको 10,000 का पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। कुछ लोग तो खुश हो गए होंगे कि आईफोन 10,000 में मिलना शुरू हो जाएगा अगर ये रेट आ जाए। लेकिन ये रेट कब होगा? जब गवर्नमेंट के पास डॉलर बहुत सारे अवेलेबल हो और गवर्नमेंट फिक्स रेट को अपना ले, ठीक है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को, इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे चाइना के एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अगर हम अब अभी के रीजन पे बात करें कि अभी एकदम से डेप्रिसिएशन क्यों आया है, ऐसा क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में हमारी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई, तो उसमें कई सारे रीजन है। एक तो हमारे पास सबसे पहला रीजन क्या है कि यूएस के फेडरल बैंक ने, जैसे हमारे यहाँ भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो चाइना का, सॉरी, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है यूएस फेडरल रिजर्व। उसने अपने इंटरेस्ट रेट चेंज किए हैं। इंटरेस्ट रेट चेंज करने का मतलब, जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट में बदलाव किया जाता है, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ है, जिसके चलते पूरे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उथल पुथल मच रही है और सभी लोगों ने मार्केट से पैसा विड्रॉ भी किया है बहुत बड़े लेवल पर। उसके अलावा हमारे पास रशिया और यूक्रेन में वॉर के चलते मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, सप्लाई चेन जो है वो टूट गई है, मार्केट में अनस्टेबिलिटी और सप्लाई चेन टूट गई है। सप्लाई चेन का मतलब देखो, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। अब एग्जांपल ध्यान से सुनना। अब मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूं, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है। अब इंडोनेशिया, आप देखो इन दोनों कंट्री से कितनी दूर है। इंडोनेशिया तो एशिया में है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड में सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज में से एक है। कौन सा ऑयल? फूड ऑयल की बात कर रहा हूं मैं, कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूं बेसिकली। जो सनफ्लावर ऑयल है वो हमारे पास सबसे ज्यादा यहां से आता है, रशिया और यूक्रेन से आता है। अब यहां से सप्लाई नहीं हो पा रही वॉर की वजह से, और इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा, हमारे पास जो, अगर हम बात करें पाम ऑयल, उसका एक्सपोर्टर है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाम ऑयल इंडोनेशिया से आता है। अब रशिया से और यूक्रेन से ऑयल नहीं आ रहा, तो इंडोनेशिया में ऑयल की शॉर्टेज हो गई। तो इंडोनेशिया ने क्या किया? पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? उनकी जो सबसे ज्यादा चीज बिकती थी
वो बेच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो चीज की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं आ पा रही। तो वर्ल्ड में काफी सारी चीजों की सप्लाई चेन टूट गई है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन है रशिया यूक्रेन की वॉर। अब देखो, आप ये माने ना माने, लेकिन चाइना जो है वो बहुत बड़े लेवल पर वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका है। आज की डेट में जो पूरा विश्व है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। और चाइना में अभी कोविड-19 के केसेस जो है लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते हमारे पास क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी हुई है। अब उससे क्या होगा, फिर से सप्लाई चेन के ऊपर असर पड़ेगा। सप्लाई चेन के ऊपर असर पड़ने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दूं, भारत पूरे विश्व में मेडिसिन सप्लाई करता है। भारत पूरे विश्व में मेडिसिन सप्लाई करता है, लेकिन ये मेडिसिन सप्लाई करने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से आता है। और उस रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? एपीआई। एपीआई हियर मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एपीआई हियर मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि हमारे पास चाइना से आता है। तो यानी कि अगर चाइना से ये एपीआई नहीं आया तो भारत में दवाई नहीं बन पाएगी, और अल्टीमेटली भारत में बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। दवाइयों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो हमारे पास फार्मा सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। ऐसा हो सकता है अगर चाइना से एपीआई की सप्लाई बंद हो जाए। तो ये सब कारण हमारे पास, और फिर हमारे पास द आउटफ्लो ऑफ डॉलर इज द रिजल्ट ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस। कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना लगातार हमारे पास क्या हो रहा है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जो कच्चा तेल निर्यात करती हैं, जैसे ईरान, सऊदी, इराक, इन सब ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कार्टेल बनाकर, हाँ जी, संगठन बनाकर बढ़ा दिए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तेल की जो कीमतें हैं उनकी पेमेंट जो है वो डॉलर में होती है। तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और इसके चलते हमारी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ये सब कारण है, और इसके अलावा हमारे पास कुछ और रीजन भी हैं जिसके चलते हमारे पास रुपये की वैल्यू लगातार गिर रही है एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास इस सबसे असर क्या पड़ेगा, ठीक है? असर की बात करें तो जब भी डॉलर महंगा होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमारे लिए बढ़ जाएंगे, कच्चा तेल हमारे लिए महंगा हो जाएगा। कच्चा तेल अगर महंगा होगा तो उससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, और भारत में जो भी ट्रांसपोर्टेशन, जो भी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होकर आता है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। चाहे वो दूध हो, चाहे वो हमारे पास लाइक आपके वेजिटेबल्स हो, जो दिन भर की जरूरतों की चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। एक मिडिल क्लास और एक गरीब व्यक्ति के लिए जिंदगी जीना और मुश्किल हो जाएगा, जो इस देश में पहले से ही मुश्किल हमारे पास कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है बच्चे। सबसे बड़ी दिक्कत इस देश में जो अभी लोग फेस कर रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। देखिए, महंगाई बुरी नहीं है अगर लोगों की इनकम भी बढ़ती रहे तो, लेकिन देश में हो क्या रहा है कि इनकम तो नहीं बढ़ रही, इंप्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ रही, लेकिन इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है। और ये रुपये का गिरना इस सब में एक और बुरी खबर लेकर आया है, ठीक है? इस सब से कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होती है, वो जो ग्रोथ रेट है वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। अब लोग जो हैं वो डिमांड कम करते हैं प्रोडक्ट्स की। मान लो यार मेरे पास पैसे कम हो गए, मान लो दूध के रेट बढ़ गए, तो पहले मैं 2 लीटर अगर दूध ले रहा था तो मैं अब 1.5 लीटर ही दूध लूंगा, तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। अब डिमांड जब कम होगी तो उसका सीधा सीधा असर जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा? जो हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको प्रॉफिट कम होगा। इंडस्ट्रीज को अगर प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली बाकी प्रोडक्शन भी गिर जाएगी, तो जीडीपी भी हमारे पास गिरती हुई दिखाई देगी, ठीक है? और हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? सरकार कर्जा लेती है। पंजाब वाले बच्चों को पता होगा कि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, तो हर साल बजट में सरकार कुछ कर्जा लेती है, ठीक है, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ये भी सरकारों का लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, ज्यादा डेट जो है सरकार के ऊपर हो जाएगा, ज्यादा कर्जा हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर? तो ये सब असर देखने को मिलेंगे। क्या रुपये के गिरने कोई पॉजिटिव चीज भी हो सकती है? क्या कोई अच्छी चीज भी होगी अगर हम बात करें रुपये के वैल्यू गिरने से? तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा पहुंचेगा। मान लीजिए जैसे लेदर प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, अब रुपये की वैल्यू, मान लीजिए टेक द एग्जांपल, रुपये की वैल्यू गिरने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहले कोई एक्सपोर्टर $1000 की लेदर जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा था, तो पहले उसे कितना पैसा मिल रहा था? 71 या 72। अब मान लो अब उसे कितना पैसा मिलेगा? अब मान लो डॉलर $70 पहुंच गए, तो अब उसे ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट होगा,
तो उसको कहीं ना कहीं जब प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होता दिखाई देगा। लेकिन भारत में एक्सपोर्ट उतने लेवल पर नहीं है जितना चाइना का है। ओके, उसके बाद एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में जॉब क्रिएट हो जाएंगी, ये हम मान सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर बूम कर जाएगा। बहुत से इंडियंस हर साल इंडोनेशिया टूर करने के लिए जाते हैं। रीजन क्या है? इंडोनेशिया की करेंसी हमसे वीक है। इंडोनेशिया की करेंसी हमसे वीक है। जब किसी देश की करेंसी वीक होती है तो वहां पर बहुत सारे टूरिस्ट के आने की संभावना बढ़ जाती है, और इससे हमारे पास कहीं ना कहीं जो डॉलर्स हैं वो और ज्यादा मिलते हैं, और कुछ स्टेबिलिटी जो है करेंसी की वजह कर हमारे पास कंट्री को इकोनॉमी वाइज मिलती है। लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट थोड़े कम है, नेगेटिव इंपैक्ट थोड़े ज्यादा है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो कंक्लूजन क्या बना, क्या समझ में आया मुझे इस सबसे? आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। किसी देश के लिए, बहुत से इंडियंस को ये मिथ है, उनको ये वहम है कि अगर हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो गई तो हम एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा झूठ है, या यूं कहूं गलतफहमी है। ठीक है, मैं आपको रीजन बताता हूं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि फ्लक्चुएशंस करेंसी में कम से कम हो। करेंसी देखो, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। साउथ कोरिया की करेंसी जो है हमसे भी कमजोर है। अब साउथ कोरिया की मैं बात करूं, बहुत ही डेवलप कंट्री है। एलजी, सैमसंग, ठीक है, और भी बहुत सारी साउथ कोरियन कंपनी, Hyundai, ये सब साउथ कोरियन कंपनीज है जो भारत में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हैं। और साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, वहां की करेंसी हमसे भी वीक है। तो क्या वो हमसे कमजोर है किसी मामले में? नहीं। लेकिन वहां की करेंसी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ना तो उसकी वैल्यू ज्यादा अप होती है, ना उसकी वैल्यू डाउन होती है। हमारी करेंसी बहुत ज्यादा इनस्टेबल है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रिडिक्शन करना, अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में क्या होगा, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह कहना चाहूंगा, किसी देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले स्ट्रांग हो। जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि उसकी करेंसी स्टेबलाइज रहे। तो हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले जिससे करेंसी आगे चलकर स्टेबलाइज हो पाए। लेकिन जाते जाते मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड और फ्री इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। जो पेड इनिशिएटिव्स हैं वो आप परचेज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पर बूस्ट करने के लिए। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।